कहानी की शुरुआत में हम हेनरी पेपिलोन नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे लोगों की नजरों में एक सीधा साधा और शरीफ इंसान समझा जाता था। लेकिन पेपिलोन कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक बहुत ही शातिर चोर था और आज भी वह एक बहुत ही अमीर आदमी के घर में घुसकर उसके तिजोरी से करोड़ों के हीरे चुरा लेता है। हीरे चुराने के बाद वह जल्दी से खिड़की से नीचे आता है और सीधा एक क्लब में पहुंचता है जहां पेपिलोन का बॉस उसका इंतजार कर रहा था। दरअसल पेपिलोन चोरी अकेले नहीं करता था बल्कि इस चोरी के काम में उसका बॉस भी उसकी मदद किया करता था, क्योंकि पेपिलोन जब चोरी करते हुए पकड़ा जाता तब उसका बॉस उसे पुलिस से छुड़ा लेता। इसलिए पेपिलोन चुराए गए हीरों में से आधा हिस्सा अपने बॉस को देने जाता है। लेकिन पेपिलोन जब वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि उसका बॉस एक आदमी की बुरी तरह से पिटाई कर रहा है। इसके बाद बॉस पेपिलोन के पास आता है और वह उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए पेपिलोन से कहता है कि जो भी उसे धोखा देगा उसका यही हाल होगा। दरअसल जिस आदमी की पिटाई हो रही थी उसने चुराए गए पैसों में से कुछ पैसे अपने पास रख दिए थे, इसीलिए उसकी पिटाई हो रही थी। जिसके बाद बॉस पेपिलोन से कहता है तुम मेरे लिए क्या लाए हो। तब पेपिलोन चुराए गए हीरे उसके सामने रख देता है। चमचमाते हीरे देखकर बॉस पेपिलोन से काफी खुश होता है और मजाक में पेपिलोन से कहता है क्या तुमने भी उस आदमी की तरह अपने पास कोई हीरा छुपा के तो नहीं रखा है। जिस पर पेपिलोन मुस्कुराते हुए जवाब देता है मैंने अपने लिए बड़े वाले हीरे अपने पास रख लिए हैं। ये सुनकर उसका बॉस भी हंसने लगता है और पेपिलोन से कहता है मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। इसके बाद पेपिलोन क्लब से निकलकर सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है जिसका नाम ननेट है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और यहाँ पेपिलोन चुराया गया एक हीरे का नेकलेस ननेट को देता है, जिससे हमें पता चलता है कि सच में पेपिलोन ने चुराए गए हीरों में से सारे हीरे अपने बॉस को नहीं दिए। अब यहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी छुपकर इन पर नजर रख रहा था, जो कि असल में बॉस ने इस आदमी को पेपिलोन का पीछा करने को कहा था। और यहाँ उस आदमी को पता चल जाता है कि पेपिलोन ने बॉस को धोखा देकर अपने पास कुछ हीरे छुपा कर रखे हैं। लेकिन पेपिलोन को इस बात की भनक भी नहीं थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद ये दोनों अपने घर चले जाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह जब इनकी आँख खुलती है तो ननेट पेपिलोन से कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे गांव जाना है जहाँ हम दोनों एक सुकून भरी जिंदगी गुजारेंगे। जिस पर पेपिलोन ननेट से कहता है गांव में कुछ भी नहीं है, मैंने कल रात जितने पैसे कमाए हैं गांव के लोग एक साल में भी उतना पैसा नहीं कमा पाते। ये सुनकर ननेट नाराज हो जाती है और कहती है तुम्हारे लिए पैसे ही सब कुछ हैं। तब पेपिलोन उसे राजी करते हुए कहता है मुझे सिर्फ 6 महीने का टाइम दो, 6 महीनों में मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि मुझे दोबारा चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सब कहते हुए पेपिलोन को जरा भी पता नहीं था कि कुछ देर बाद उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब ये दोनों जब एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं तभी दरवाजे पर नॉक होता है। पेपिलोन को लगता है कि शायद मकान मालिक घर का किराया लेने आया है, इसलिए वो दरवाजा खोलने जाता है। पर जैसे ही वह दरवाजा खोलता है तभी कुछ पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं और वह पेपिलोन को किसी की खून के इल्जाम में अरेस्ट कर लेते हैं। दरअसल इन पुलिस वालों को पेपिलोन के बॉस ने यहाँ भेजा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि पेपिलोन ने उसे धोखा दिया है। यहाँ पेपिलोन पुलिस से कहता है कि मैंने किसी का खून नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले उसकी कोई बात नहीं सुनते और सीधा उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अगले दिन ननेट पेपिलोन से मिलने पुलिस स्टेशन आ जाती है। ननेट पेपिलोन को बताती है कि तुम्हें एक आदमी के खून के इल्जाम में उम्र भर की कैद हुई है। और यहाँ पेपिलोन को पता चलता है कि उस रात उसका बॉस जिस आदमी की पिटाई कर रहा था उसे उन लोगों ने पीट पीट कर मार डाला और उसका इल्जाम पेपिलोन पर लगा दिया। ननेट उससे कहती है कि परेशान मत हो, मैं कोर्ट में अपील करूंगी। लेकिन पेपिलोन कहता है इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे फंसाया गया है। तुम चाहे जितनी बार भी मेरे लिए कोर्ट में केस लड़ो, पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मुझे जेल में रखने के लिए मेरे बॉस ने पुलिस को पैसे दिए हैं। इसलिए मुझे यहाँ से कोई भी कानून छुड़वा नहीं सकता। वो ननेट से कहता है कि जेल से भागने के बाद मैं सबसे पहले उस आदमी को मारूंगा
करूंगा जिसने यहाँ मुझे फंसाया है। उसके बगल में ही जूलियट नाम का एक दूसरा कैदी उसे कहता है, अगर तुम्हें यहाँ से भागना है तो तुम भाग सकते हो, लेकिन यहाँ से भागने के लिए तुम्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। इसके बाद उन सभी कैदियों को मेडिकल के लिए ले जाया जाता है और उन्हें जेल की यूनिफॉर्म पहनाकर एक साथ लाइन में खड़ा किया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे कैदी थे, लेकिन जूलियट पेपिलोन को एक खास आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इस आदमी का नाम लुइस है और वह एक करोड़पति है, क्योंकि वह यहाँ आने से पहले करोड़ों रुपए के जाली कागजात बनाया करता था और अब भी उसने अपने पास ढेर सारे पैसे छुपा कर रखे हैं। जूलियट पेपिलोन से कहता है कि लेकिन वह यहाँ ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि उससे पैसे छीनने के लिए यहाँ के कैदी उसे मार डालेंगे। मेडिकल होने के बाद सभी कैदियों को जेल के कपड़े पहनाकर शहर के रास्ते से जेल ले जाया जाता है। अब यहाँ रास्ते में लुइस की पत्नी एक वकील के साथ लुइस से मिलने आती है, जो लुइस से कहती है कि तुम परेशान मत होना। वह लुइस से वादा करती है कि वकील की मदद से मैं तुम्हें कुछ ही हफ्तों में जेल से छुड़वा लूंगी। अब यहाँ सभी कैदियों को समंदर में बनी जेल में ले जाने के लिए एक शिप में बैठाया जाता है और जब सभी कैदी शिप में बैठ जाते हैं तब पेपिलोन सीधा लुइस के पास आता है और लुइस से कहता है कि इस जेल में बहुत से खूंखार कैदी हैं जो तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं, क्योंकि वे तुमसे पैसे छीनना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन सकता हूँ। मैं तुम्हारे सोते जागते हर वक्त तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम्हें इस काम के लिए मुझे पैसे देने होंगे। ये सुनकर लुइस मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ मेरी सेफ्टी के लिए गार्ड्स हैं। लेकिन उसका ये भ्रम जल्द ही टूटने वाला था और जैसे ही रात होती है वह देखता है कि एक आदमी उसके बगल वाले कैदी का गला काटकर उसे मार देता है और उस कैदी ने जो पैसे छुपा कर रखे थे वह उससे छीन लेता है, जिसे देखकर लुइस बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और ये देखकर लुइस समझ जाता है कि पेपिलोन ने उससे जो भी कहा था वो सब कुछ सही था। सुबह होते ही लुइस सीधा पेपिलोन के पास जाता है और पेपिलोन से कहता है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम्हें मेरी हिफाजत करनी है। अब पेपिलोन को जेल से भागने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह मान जाता है और पेपिलोन लुइस से कहता है, जिस दिन मैं इस जेल से भागूंगा तब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन लुइस मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही मेरी बीवी मुझे यहाँ से छुड़ा लेगी। ये सुनकर पेपिलोन लुइस से कहता है, तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारी बीवी तुम्हें यहाँ से कभी भी नहीं छुड़ाएगी। और ये कहकर पेपिलोन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि एक लंबा चौड़ा आदमी लुइस को मारने आ रहा होता है, लेकिन इससे पहले वो कैदी लुइस को मार पाता तभी पीछे से पेपिलोन आ जाता है। पेपिलोन उस कैदी को बुरी तरह से पीटने लगता है। वो उस कैदी को इतने बुरे तरीके से मारता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। फाइट के शोर शराबे से सभी कैदी जाग जाते हैं और शोर शराबे को सुनकर गार्ड्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। गार्ड्स वहाँ पर मौजूद सभी कैदियों के हाथ चेक करते हैं और जब गार्ड्स पेपिलोन के हाथों को देखते हैं तो वे समझ जाते हैं कि इसी ने उस कैदी को मारा है। अब सजा के तौर पर गार्ड्स पेपिलोन को उल्टा करके बुरी तरह से जंजीरों से बांध देते हैं और कुछ दिनों के लिए पेपिलोन का खाना बंद कर देते हैं। पेपिलोन सोच रहा था कि उसकी गैर मौजूदगी में किसी ने लुइस को मार तो नहीं दिया होगा, लेकिन जब पेपिलोन सजा से छूटकर बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि पेपिलोन ने उस आदमी को इतने बुरी तरीके से मारा था कि उसकी पिटाई देखकर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा लुइस को कोई हाथ लगा सके। इसके बाद सभी कैदियों को शिप से उतारकर लाइन से जेल की तरफ ले जाया जाता है और कुछ ही देर बाद इन सभी कैदियों को जेल पहुंचा दिया जाता है। ये जेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, जो समंदर के पीछे एक आइलैंड पर बनाई गई थी। यहाँ से भाग पाना नामुमकिन था। यहाँ जेल का वार्डन सभी कैदियों को लाइन से खड़ा करके कहता है, मुझे पता है कि तुम में से काफी लोग यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे होंगे और मैं तुम लोगों को यहाँ से भागने से नहीं रोकूंगा, क्योंकि यहाँ से भागते हुए मेरे गार्ड्स को तुम्हें मारने में मजा आएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर 2 गार्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा तुम्हारे ऊपर 24 घंटे नजर रखेंगे और
एक है यहाँ का जंगल, जहाँ तुम भूख और प्यास से मर जाओगे। अगर किसी तरह तुमने जंगल को भी पार कर लिया तो तुम्हारा दूसरा दुश्मन होगा यहाँ का समंदर, उसके अंदर घात लगाए शार्क्स जो तुम्हें पानी में जिंदा निगल लेंगे। वार्डन सभी कैदियों से कहता है, मेरी बात को कान खोलकर सुन लेना, अगर तुमने एक बार भागने की कोशिश की तो तुम्हें 2 साल तक जेल में रखा जाएगा। दूसरी बार भागने की कोशिश की तो 5 साल और तुम्हें जेल में रखा जाएगा। इसके बाद उन सभी कैदियों को उनके सेल में लाया जाता है, लेकिन इस जेल में ज्यादा जगह न होने की वजह से बहुत सारे कैदियों को एक ही सेल में सोने के लिए रखा जाता है। पेपिलोन देखता है कि इस जेल के कैदी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, इसलिए पेपिलोन लुइस से कहता है, तुम यहाँ पर अपना ध्यान रखना, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह से दिन गुजरते हैं और फिर महीने। एक दिन जेल के कई सारे कैदियों को माइनिंग में मजदूरी करने के लिए ले जाया जाता है, जिसमें लुइस और पेपिलोन भी शामिल होते हैं। अब यहाँ लुइस जब काम कर रहा होता है तो उसके पैसे गिर जाते हैं, जिसके बारे में वह पेपिलोन को बताता है। तब पेपिलोन तुरंत से उन पैसों को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसके वहाँ से निकलने का वही एक जरिया था। और कुछ देर बाद पेपिलोन को वे पैसे मिल जाते हैं। पेपिलोन वे पैसे वापस लुइस को दे देता है। ये सब देखकर लुइस को एहसास होता है कि पेपिलोन सच में एक अच्छा आदमी है और वह उसे अपने साथ जरूर ले जाएगा। अब यहाँ लंच टाइम में लुइस अपनी वाइफ की पेंटिंग बना रहा होता है। पेपिलोन जब इस पेंटिंग को देखता है तो लुइस से कहता है, तुम सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें यहाँ से निकाल लेगी। वह अब तुम्हारे पैसों से अय्याशी कर रही होगी, इसलिए वह तुम्हें कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकालेगी। लेकिन लुइस कहता है, मेरी वाइफ ऐसी नहीं है। अब यहाँ ये लोग देखते हैं कि उनके बगल में एक कैदी मर चुका है और गार्ड ने उसका खाना उसके पेट के ऊपर रख दिया है। ये सब देखकर लुइस गार्ड्स को बुलाने जाता है, लेकिन तभी वहाँ सेलर नाम का एक कैदी लुइस को चुपचाप रहने के लिए कहता है। जिसके बाद सेलर नाम का वह कैदी उस मरे हुए कैदी का खाना उठाता है और आधा हिस्सा पेपिलोन को देता है। ये सब देखकर लुइस वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तब पेपिलोन लुइस को रोककर खाने के आधे हिस्से में से कुछ हिस्सा लुइस को दे देता है। अब यहाँ काम खत्म हो चुका था। गार्ड्स इन सभी कैदियों को वापस जेल ले जाने लगते हैं। तभी पेपिलोन देखता है एक ट्रॉली कीचड़ में फंस चुकी थी, जिसमें कुछ औरतें और एक आदमी था। दरअसल ये सभी औरतें प्रोस्टिट्यूट होती हैं और वह आदमी उनका दलाल होता है, जो जेल के वार्डन के लिए वेश्याएं लाया करता था। अब उनकी ट्रॉली कीचड़ में फंसने की वजह से एक गार्ड कैदियों से कहता है, धक्का लगाकर उनकी ट्रॉली को कीचड़ से बाहर निकालो। ये सुनकर पेपिलोन को उस आदमी के पास जाने का अच्छा मौका मिल जाता है। पेपिलोन उस आदमी से कहता है, अगर तुमने मुझे यहाँ से बाहर निकाला तो मैं तुम्हें $2000 दूंगा। ये सुनकर वो आदमी हंसता है और कहता है, इससे कुछ नहीं होगा। तब पेपिलोन उसे कहता है $4000। ये सुनकर वो आदमी चुप हो जाता है और कहता है कि $4000 नहीं, मैं तुम्हें इस नरक जैसी जेल से बाहर निकालने के लिए $5000 लूंगा। पेपिलोन के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन वो उससे झूठ बोलता है कि ठीक है, मैं इतने पैसों का इंतजाम कर लूंगा। वह आदमी पेपिलोन से कहता है, मैं 3 दिनों तक यहाँ हूँ, मेरा बोट जेल की दूसरी तरफ है। अगर तुम 3 दिनों के अंदर वहाँ आ गए तो मैं तुम्हें इस जेल से दूर ले जाऊंगा। इसके बाद ये सभी कैदी जेल वापस आ जाते हैं। ये सभी कैदी अपने सेल में बैठे होते हैं। तभी जेल के सायरन बजने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि जेल से एक कैदी भाग गया है। ये सुनकर पेपिलोन भी समझ जाता है कि इस जेल से भागना कोई बड़ी बात नहीं, अगर वह भाग सकता है तो वो भी भाग सकता है। अगले दिन सभी कैदी नहा रहे होते हैं। तभी कुछ कैदियों को पता चल जाता है कि लुइस के पास ढेर सारे पैसे हैं, इसलिए वे कैदी लुइस को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी पेपिलोन उन्हें देख लेता है और लुइस पर हमला करने से पहले पेपिलोन उनसे लड़ जाता है और काफी देर तक उनके बीच फाइट होती है। फाइट के दौरान लुइस एक टैंक के पीछे जाकर छुप जाता है। कुछ देर बाद पेपिलोन इन सभी को हरा देता है, लेकिन फाइट के दौरान पेपिलोन को भी चोट आ जाती है। अगली सुबह वार्डन सभी कैदियों को लाइन से जमीन पर बिठाता है और कहता है, मैंने तुम सभी को कुछ रूल्स बताए थे, लेकिन तुम में से एक कैदी ने रूल तोड़ा है। दरअसल एक दिन पहले जब पूरी जेल में किसी कैदी के भागने की खबर फैल गई थी तो उस गार्ड को पकड़ दिया गया, लेकिन भागने से पहले उसने एक गार्ड को मार दिया था। उस कैदी को जब सबके सामने लाया जाता है तो पेपिलोन देखता है कि ये आदमी
आदमी कोई और नहीं बल्कि जूलियट था। अब रूल्स के मुताबिक वार्डन सभी के सामने जूलियट का सिर उसके शरीर से अलग कर देता है। ये सब देखकर सभी कैदी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब यहाँ वार्डन पेपिलोन को जूलियट की बॉडी जंगल में फेंकने के लिए कहता है और जूलियट की बॉडी को पकड़ने के लिए अपने साथ एक साथी चुनने को कहता है। पेपिलोन लुइस को चुनता है। इसके बाद पेपिलोन और लुइस बॉडी को पकड़कर गार्ड्स के साथ जंगल में जाते हैं। काफी देर तक जूलियट की बॉडी उठाने की वजह से लुइस थक जाता है, इसलिए लुइस नीचे बैठ जाता है। तब गार्ड लुइस को मारकर बॉडी उठाने को कहता है, लेकिन लुइस गार्ड की बात नहीं मानता। तब वो गार्ड लुइस पर कोड़े बरसाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर पेपिलोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह एक पत्थर उठाकर उस गार्ड के सर पर दे मारता है, जिसके बाद वो यहाँ से भागने लगता है। तब गार्ड्स भी उसका पीछा करते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन पेपिलोन जल्द ही पास की नदी में कूदकर उनसे दूर चला जाता है और नदी से तैरते हुए सीधे उस आदमी के पास पहुंच जाता है जो उसके किनारे पर बोट लेकर इंतजार कर रहा था। पेपिलोन उस आदमी से कहता है, चलो मुझे यहाँ से दूर ले जाओ, लेकिन वह आदमी पेपिलोन से पूछता है कि मेरे पैसे कहाँ हैं। तब पेपिलोन उसे बताता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ अगर तुम मुझे फ्रांस ले गए तो वहाँ मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये सुनकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ से पेपिलोन को गार्ड्स ने घेर लिया है। दरअसल ये आदमी भी वार्डन से मिला हुआ था। वह आदमी पेपिलोन से कहता है, अगर तुम मुझे $5000 भी दे देते तो भी मैं तुम्हें यहाँ से लेकर नहीं जाता, क्योंकि तुम्हें भगाने के जुर्म में वार्डन मुझे भी यहाँ जान से मार देता। इसके बाद गार्ड्स पेपिलोन को पकड़कर फिर से जेल में ले जाते हैं। जब पेपिलोन को वार्डन के सामने लाया जाता है तो वार्डन उसे कहता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, जिस ऑफिसर पर तुमने हमला किया उसकी मौत नहीं हुई, क्योंकि अगर वह मर जाता तो हम भी तुम्हारे साथ वही करते जो हमने जूलियट के साथ किया था। इसलिए रूल तोड़ने की वजह से पेपिलोन को काल कोठरी में डाल दिया जाता है। काल कोठरी एक बहुत ही छोटी जगह थी जहाँ हर वक्त अंधेरा रहता था। यहाँ कैदी को पूरे 2 साल तक बिना किसी से बात किए अकेला रहना पड़ता था। अब यहाँ शुरू के दिनों में पेपिलोन नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे ही कुछ महीने गुजरते हैं पेपिलोन का दिमागी संतुलन बिगड़ने लगता है। साथ ही उसे खाने के नाम पर सिर्फ उबला हुआ पानी दिया जाता है, जिस वजह से उसका शरीर कमजोर हो जाता है। एक दिन वह अपने दरवाजे के निचले हिस्से से देखता है कि कुछ गार्ड्स एक मरे हुए कैदी को घसीट कर ले जा रहे हैं। ये देखकर पेपिलोन पूरी तरह से डर जाता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि एक ऑफिसर पेपिलोन के सेल में आता है और ये वही ऑफिसर था जिसे पत्थर से सिर पर मारकर पेपिलोन ने भागने की कोशिश की थी। वो ऑफिसर पेपिलोन पर काफी गुस्सा था और वह ऑफिसर पेपिलोन को बुरी तरह से मारकर चला जाता है। पेपिलोन की हालत अब काफी खराब हो चुकी थी। काफी लंबे टाइम से अकेले सेल में रहने की वजह से वह अपनी आवाज तक भूल चुका था। एक दिन पेपिलोन जब सो रहा था तब एक गार्ड उसके सेल में एक बाल्टी अंदर की तरफ धकेलता है। पेपिलोन जब उस बाल्टी को देखता है तो उसमें एक नारियल रखा हुआ था, साथ ही एक लेटर भी था, जिसे पढ़कर पेपिलोन समझ जाता है कि ये नारियल लुइस ने भेजा है। बहुत दिनों बाद अच्छा खाना खाकर पेपिलोन काफी खुश होता है। यहाँ हम देखते हैं कि अगले कुछ महीनों में पेपिलोन के शरीर में फिर से जान आ जाती है। अब हर रोज उससे एक नारियल लुइस भेजा करता था और पेपिलोन खुद को फिट रखने के लिए हर रोज एक्सरसाइज भी करता था। लेकिन उसके ये अच्छे दिन बहुत जल्द खत्म होने वाले थे, क्योंकि वार्डन को शक हो गया था इतनी भयानक जगह में रहने के कारण पेपिलोन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहा है। और एक दिन हर रोज की तरह पेपिलोन जब बाल्टी से नारियल निकालने जाता है तब एक दूसरा गार्ड आकर उस बाल्टी को दरवाजे से वापस बाहर निकालकर चेक करता है और उस गार्ड को अंदर वह नारियल मिल जाता है। ये सब देखकर वे गार्ड उस दूसरे गार्ड को मार डालते हैं जो पेपिलोन के लिए बकेट में नारियल लाया करता था। जिसके बाद वह गार्ड सीधे जाकर वार्डन को बुलाता है। वार्डन पेपिलोन के पास आकर उससे पूछता है, तुम तक यहाँ नारियल हर रोज कौन पहुँचाता था? पेपिलोन अपने दोस्त लुइस को बचाने के लिए कुछ नहीं कहता। वार्डन पेपिलोन से कहता है कि अगर तुमने उस आदमी का नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हारा यहाँ जीना मुश्किल कर दूंगा। लेकिन पेपिलोन कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, जिसके बाद सजा के तौर पर वार्डन उसका राशन आधा कर देता है। कुछ महीनों बाद वह जेलर फिर से पेपिलोन से मिलने आता है।
इस बार वार्डन पेपिलोन के लिए सूप लाया था। बदले में वार्डन बस उसे नारियल भेजने वाले का नाम पूछता है। वार्डन को लगा कि वह कई दिनों से कुछ न खाने पर सूप को देखकर सब कुछ बता देगा, लेकिन पेपिलोन खुद सूप पीने के बजाय उल्टा चम्मच से वार्डन को पिलाने लगता है। अब ये देखकर वार्डन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वार्डन गार्ड से कहता है, इसके सेल की लाइट हमेशा के लिए बंद कर दो। अब पेपिलोन के लिए यहाँ रुकना काफी मुश्किल हो रहा था। एक तो अकेलापन और ऊपर से काले अंधेरे में टाइम का पता भी नहीं चल पा रहा था। अब दिन पर दिन पेपिलोन की दिमागी हालत खराब होने लगती है और वह खुद से बातें करने लगता है और साथ ही उसे अजीब तरह के डरावने विजन्स आने लगते हैं। पेपिलोन इस नर्क जैसी जिंदगी से तंग आकर खुद को मारने की भी ट्राई करता है, लेकिन फिर वह ऐसा करने से रुक जाता है। इस तरह काल कोठरी में रहते हुए पेपिलोन को पूरे 2 साल बीत जाते हैं और इन 2 सालों में पेपिलोन की दिमागी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और जब गार्ड्स उसे बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि पेपिलोन की बॉडी ने काम करना बंद कर दिया है। जिसके बाद गार्ड्स पेपिलोन को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उससे लुइस मिलने आती है। लुइस एक ग्रेजुएटेड इंसान होने की वजह से वार्डन के लिए जेल में कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम करता है और वार्डन अब लुइस से काफी खुश रहने लगा था। लुइस जब पेपिलोन को देखता है तो उसे अपना दोस्त एक स्ट्रेचर पर बेजान पड़ा हुआ दिखाई देता है। लुइस अपने दोस्त को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है और वह पेपिलोन से माफी मांगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सभी उसकी वजह से ही हुआ है। वो पेपिलोन से कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा था, मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगा। मेरी वाइफ ने मुझे धोखा देकर उस वकील से शादी कर ली। ये सब सुनकर पेपिलोन हंसने लगता है और हमें पता चलता है कि पेपिलोन पागल होने का नाटक कर रहा था। असल में उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक थी। लुइस उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद इतना सख्ती कभी नहीं सह पाता और वार्डन को सब कुछ उगल देता। तब पेपिलोन लुइस से कहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था, लेकिन जब मैंने तुम्हारे बारे में सोचा तो मुझे याद आ गया कि तुम जैसा कमजोर आदमी इस टॉर्चर को नहीं झेल पाएगा। लुइस उसे कहता है, अब भी हम यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन बस एक परफेक्ट प्लान की जरूरत है और मुझे पता है कि जब तुम्हारे जैसा दोस्त मेरे साथ हो तो हम यहाँ से जरूर निकल पाएंगे। लुइस पेपिलोन को सेलर नाम के उस आदमी के बारे में बताता है जिसने कभी पेपिलोन के साथ खाना अदा किया था। लुइस कहता है कि सेलर ने बाहर के एक आदमी से बोट का इंतजाम कर लिया है और संडे को वार्डन कुछ ऑफिसर के साथ जेल में मूवी देखने वाला है। जब वार्डन और गार्ड मूवी देखने में मसरूफ होंगे तब मौके का फायदा उठाते हुए हम जेल से भाग जाएंगे। उनकी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी अचानक पेपिलोन लुइस को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि डॉक्टर को लगे कि उसे फिर से दौरे पड़े हैं और वे उसे बेहोशी की गोलियां खिलाएं। और होता भी ऐसा ही है। जब डॉक्टर पेपिलोन को बेहोशी की गोली खिलाते हैं तब पेपिलोन उसे निगलता नहीं बल्कि अपने मुंह में रख लेता है। डॉक्टर के जाने के बाद पेपिलोन अपने मुंह से बेहोशी की गोली निकालकर जमा करने लगता है। रात को पेपिलोन सैम नाम की एक लड़की के पास जाता है और पेपिलोन उसे भी अपनी टीम में शामिल कर देता है। दरअसल इस जेल के जिस गार्ड के पास सभी लॉकर की चाबियां थी वह गार्ड सैम को पसंद किया करता था, इसलिए पेपिलोन सैम से कहता है, संडे को हम यहाँ से भागने वाले हैं और उस दिन तुम्हें जैसे तैसे करके उस गार्ड का ध्यान भटकाना है और उसकी चाबियां चुरा कर हमें देनी है। सैम मान जाता है। अगले दिन सेलर भी उनके प्लान में शामिल हो जाता है जिसने पहले से बाहर बोट का इंतजाम कर रखा था, लेकिन अब उसे सिर्फ उस बोट के मालिक को पैसे देने थे। लेकिन सेलर के पास पैसे नहीं थे और वह पैसे लुइस उसे दे देता है। अब यहाँ पेपिलोन लुइस को एक मैच बॉक्स में बेहोशी की गोलियां देता है जो उसने एक एक करके जमा की थी। पेपिलोन लुइस से कहता है कि संडे को जब वार्डन उसके साथ मूवी देखने में मशहूर होगा तब तुम उनकी ड्रिंक में बेहोशी की गोलियां मिक्स कर देना, जिससे वे सभी बेहोश हो जाएंगे और हमें भागने का मौका मिल जाएगा। अब लुइस जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तभी एक कैदी लुइस पर हमला करके लुइस से भी बेहोशी की गोलियां छीन लेता है। ये सब पास खड़ा पेपिलोन भी देख रहा था, लेकिन इस बार पेपिलोन लुइस की मदद नहीं करता। वह देखना चाहता था कि बिना किसी प्रोटेक्शन के वह इतने सालों से कैसे जिंदा रहा। और यहाँ हम देखते हैं कि लुइस बड़ी आसानी से उस कैदी से गोलियां वापस छीन लेता है। ये सब देखकर पेपिलोन काफी खुश होता है। अब लुइस पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ के माहौल ने उसके डर को खत्म कर दिया। अब वह रात आ जाती है जिस रात ये लोग यहाँ से भागने वाले थे, जिसके बाद ये चारों अपने प्लान को अंजाम देने के काम पर लग जाते हैं। अब जब सभी कैदी और वार्डन मूवी देखने में बिजी होते हैं तब लुइस जल्दी से उनके ड्रिंक में बेहोशी की गोलियां मिक्स कर देता है। दूसरी तरफ सैम उस गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए उसे अपने साथ
वॉशरूम की तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ लुइस और वार्डन वहाँ मौजूद ऑफिसर को ड्रिंक सर्व कर देता है, जिसे पीने के बाद वो कुछ ही मिनटों में बेहोश होने वाले थे। वहीं सैम जिस गार्ड को बाथरूम की तरफ लेकर जा रहा था, वहाँ अंदर पहले से ही पेपिलोन मौजूद होता है। अब बाहर मूवी चलने के शोर का फायदा उठाते हुए पेपिलोन पीछे से आकर उस गार्ड के सर पर लोहे से वार करके उसे बेहोश कर देता है। लेकिन कुछ गार्ड्स ऊपर से आने वाले शोर की आवाज सुन लेते हैं, जिसके बाद एक गार्ड ऊपर देखने के लिए आ ही रहा होता है कि तभी वह दवाई असर दिखा देती है और वो गार्ड्स और अंदर मूवी देखने वाले ऑफिसर सभी बेहोश हो जाते हैं। अब ये इनके लिए अच्छा मौका था। अब प्लान के मुताबिक ये चारों जैसे ही यहाँ से निकलने लगते हैं, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और बारिश की वजह से बिजली भी चली जाती है। अब अंधेरे में ये चारों जैसे तैसे करके जेल की दीवार पर चढ़ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वे सभी एक एक करके दीवार से नीचे कूद जाते हैं। लेकिन जब लुइस को कूदने की बारी आती है, तभी लाइट दोबारा आ जाती है। अब पकड़े जाने के डर से हड़बड़ाहट में लुइस गलती से एक पत्थर पर कूद जाता है, जिससे उसके पैर में काफी गहरी चोट आ जाती है। अब लुइस चलने की हालत में नहीं था, इसलिए सेलर कहता है कि उसे चोट लगी है, हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। लेकिन पेपिलोन लुइस को छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए पेपिलोन सैम की मदद से लुइस को कंधे पर उठाकर ले जाने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद एक आदमी इन पर बंदूक तान देता है। तब सेलर कहता है कि डरो मत, ये वही आदमी है जो हमें समंदर पार करने के लिए बोट देगा। जिसके बाद ये चारों बोट में बैठकर जेल से फरार हो जाते हैं। लेकिन अभी खतरा टला नहीं था, क्योंकि अब इन्हें समंदर का सामना करना था। अब इनकी जो बोट थी वो काफी छोटी थी, इसलिए बोट 4 लोगों का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जिस वजह से बोट में धीरे धीरे पानी भरने लगता है। ये सब देखकर सेलर कहता है कि हमें इस बोट से वजन कम करना होगा, और वैसे भी लुइस किसी काम का नहीं और ऊपर से इसका पैर भी नकारा हो गया है, इसलिए हमें लुइस को पानी में फेंक देना चाहिए, जिससे बोट का वजन कम हो जाएगा और हम तीनों की जान बच जाएगी। लेकिन पेपिलोन ऐसा करने से मना कर देता है। ये सुनकर सेलर गुस्सा हो जाता है और लुइस पर हमला कर देता है। तब पेपिलोन सेलर को रोकने के लिए सेलर से लड़ने लगता है, लेकिन सेलर पेपिलोन पर भारी पड़ रहा था और जैसे ही सेलर पेपिलोन का गला दबाकर उसे मारने वाला था, तभी पीछे से लुइस सेलर पर चाकू से वार करके उसे मार डालता है। जिसके बाद ये तीनों सेलर की बॉडी को समंदर की पानी में फेंक देते हैं। लुइस ने पहली बार किसी का खून किया था, जिससे वह सदमे में चला जाता है, लेकिन पेपिलोन उसे समझाता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वे तुम्हें मार डालता। सेलर को पानी में गिरने के बाद बोट का वजन भी नॉर्मल हो चुका था और अभी ये लोग इस हादसे से अच्छी तरह संभल भी नहीं पाए थे कि तभी ये लोग देखते हैं कि सामने से एक बहुत ही बड़ा तूफान आ रहा है और अब इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तूफान से बचने के लिए क्या किया जाए। इसलिए ये लोग ऊपर वाले पर छोड़कर बोट से चिपक कर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद ये लोग तेज तूफान की चपेट में आ जाते हैं, जिसमें पेपिलोन बेहोश हो जाता है और पेपिलोन को जब होश आता है तो वो खुद को एक आइलैंड पर पाता है। दरअसल तूफान से टकराने के बाद ये तीनों यहाँ के आदिवासी लोगों को बेहोशी की हालत में मिले थे। पेपिलोन जब बाहर आता है तो उसे वहाँ पर एक नन मिलती है। पेपिलोन उस नन से अपने साथियों के बारे में पूछता है, जिस पर नन उसे बताती है कि वे सभी सुरक्षित हैं। नन जानती थी कि ये तीनों कहाँ से आए हैं। अब वह नन पेपिलोन से कहती है कि ऊपर वाला तुम्हें माफ करे। इसके बाद पेपिलोन समंदर के पानी में नहाने जाता है। इतने सालों के बाद वो खुली हवा में सांस ले रहा था और यहाँ उसे काफी अच्छा लगता है। इसके बाद पेपिलोन लुइस के पास जाता है और लुइस से कहता है कि हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ के आदिवासी लोगों को पता है हम जेल से भागे हुए कैदी हैं। लेकिन लुइस और सैम यहाँ से जाने से इनकार कर देते हैं, जिसके बाद पेपिलोन अकेला यहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह थोड़ी दूर जाता है, वह देखता है कि कुछ पुलिस वाले उन्हें ढूंढ रहे हैं। ये देखकर पेपिलोन भागकर लुइस के पास आता है और उसे तुरंत यहाँ से भागने के लिए कहता है। लेकिन जब ये लोग यहाँ से भागने ही वाले होते हैं, तभी पुलिस उन्हें घेर लेती है और उनके सामने सैम को गोली मार देती है। यहाँ लुइस पेपिलोन से कहता है कि जब तुमने पुलिस को देखा तो तुम्हें मुझे बचाने के बजाय भाग जाना चाहिए था। इसके बाद पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है। यहाँ इन्हें पता चलता है कि पुलिस को इनकी खबर उस नन ने ही दी थी। जिसके बाद पेपिलोन को पकड़कर फिर से जेल
जेल में लाया जाता है और रूल के मुताबिक दूसरी बार भागने के लिए उसे 5 साल के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। अब यहाँ हम सीधा 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि पेपिलोन वो पहला पेपिलोन नहीं रहा, बल्कि अब वो एक जिंदा लाश का ढांचा बन चुका था और पेपिलोन अब बूढ़ा हो चुका था। जिस दिन उसे पकड़ा गया था उस दिन के बाद से उसे हमेशा काल कोठरी में ही रखा गया था, ताकि वह दोबारा कभी भागने की कोशिश ना करे। आज पेपिलोन को काल कोठरी में पूरे 5 साल हो गए थे, इसलिए जेल का वार्डन उसे खुद देखने आता है। वार्डन देखता है कि पेपिलोन अभी तक जिंदा है और उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर इतनी बर्दाश्त होती है। वार्डन उससे पूछता है, तुम आखिरकार किसकी तलाश कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी उम्मीद बची है? क्या तुम्हें अभी भी लगता है तुम यहाँ से भाग सकते हो? लेकिन पेपिलोन वार्डन को कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद गार्ड्स उसे ले जाने लगते हैं। इसके बाद गार्ड्स पेपिलोन को एक बोट में बैठाकर दूसरी जेल में शिफ्ट कर लेते हैं, जिसका नाम डेविल आइलैंड होता है। ये एक ऐसी जेल होती है जो समंदर के बीचों बीच एक ऊंची चट्टान पर बनाई गई थी, जहाँ से आज तक कोई कैदी भाग नहीं पाया, क्योंकि इस टापू के चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। यहाँ इस जेल में कैदियों पर नजर रखने के लिए कोई गार्ड भी नहीं था, वो बस उन्हें हर हफ्ते थोड़ा सा राशन देते। पेपिलोन जब यहाँ पहुँचता है तो वह देखता है कि यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग पागल हो गए थे, और तभी पूरे 5 साल बाद पेपिलोन अपनी जिगरी यार लुइस को देखता है। दरअसल 5 साल पहले वार्डन ने लुइस को सजा काटने के लिए इस जेल में भेज दिया था। लुइस पेपिलोन को देखकर काफी खुश होता है। इस तरह से इस जेल में पेपिलोन को कई महीने गुजर जाते हैं, और एक दिन जब वो समंदर की तरफ देख रहा होता है तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो सीधा जाकर लुइस को नींद से जगाता है और उससे कहता है, मैंने यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ लिया है। जिसके बाद ये दोनों समंदर के किनारे पर आ जाते हैं, जहाँ पेपिलोन एक नारियल उठाकर नीचे पानी में फेंक देता है और वो नारियल पानी के ऊपर तैरने लगता है। ये देखकर पेपिलोन लुइस से कहता है कि इस आइलैंड पर ढेर सारे नारियल हैं। अगर हम इन नारियलों को इकट्ठा करके एक राफ्ट बनाएं और उससे पानी में फेंक दें तो समंदर की लहरें हमें अपने साथ बाहरी किनारे पर ले जाएंगी। लुइस को ये आइडिया अच्छा लगता है, जिसके बाद ये लोग नारियल को बोरियों में भरना शुरू कर देते हैं और फिर ये लोग नारियल की बोरियों को लेकर चट्टान के किनारे ले जाते हैं, जहाँ पेपिलोन दोनों बोरियों को बांधकर एक राफ्ट बना देता है। अब बस इनके कूदने की तैयारी थी, लेकिन यहाँ लुइस अपनी हालत देखता है और पेपिलोन से कहता है, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। पेपिलोन उससे वजह पूछता है तो लुइस बताता है कि तुम्हारा यहाँ से जाना जितना जरूरी है शायद उतना जरूरी मेरा यहाँ से जाना नहीं, क्योंकि अब बाहर की दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं बचा और वहाँ मैं अब सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। पेपिलोन समझ जाता है कि लुइस यहाँ रहकर ही खुश रहेगा, जिसके बाद वो जोर से लुइस को गले लगाकर रोने लगता है और आखिरी बार लुइस को अलविदा कहता है। अब पेपिलोन अकेला ही यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। अब लुइस चुपचाप शांति से पेपिलोन को देख रहा होता है। लुइस यहाँ पर कई सालों से था और उसे पता था कि इतनी ऊंचाई से कूदने वाला आदमी कभी जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन वो पेपिलोन को रोकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह जानता था कि जो आदमी इस हालत में भी यहाँ से भागने के बारे में सोच सकता है उसके लिए उसकी आजादी की कीमत उसकी जान से ज्यादा है। लुइस को ये बात 100% कन्फर्म थी कि यहाँ से कूदने के बाद भी पेपिलोन नहीं मारा जाएगा। अब यहाँ पेपिलोन पहले राफ्ट नीचे फेंकता है, जिसके बाद वह खुद पानी में छलांग लगा देता है। पेपिलोन के पानी में जाने के बाद लुइस उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पेपिलोन दिखाई नहीं देता, जिससे लुइस को लगता है कि शायद पेपिलोन मर गया है। लुइस देखता है कि पेपिलोन जिंदा है। ये देखकर लुइस खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वह उसे आखिरी बार अलविदा कहता है, जिसके बाद पेपिलोन खुद को समंदर के हवाले छोड़ देता है और समंदर की लहरें उसे धीरे धीरे बाहरी दुनिया की तरफ ले जाने लगती हैं। मूवी के एंड में हम पेपिलोन को एक जहाज में देखते हैं। अब पेपिलोन काफी बूढ़ा हो गया था और पेपिलोन अब भी एक जेल से भागा हुआ कैदी था, जिसकी तलाश में अब भी पुलिस घूम रही थी। पेपिलोन सीधा फ्रांस के एक पब्लिशर के पास जाता है और उसे अपनी पूरी स्टोरी बता देता है। पब्लिशर पेपिलोन की पूरी स्टोरी सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है और पब्लिशर एक बुक में पेपिलोन की पूरी स्टोरी छपवा देता है। इसके बाद हमें असली पेपिलोन की तस्वीर दिखाई जाती है। पेपिलोन की इस किताब के छपने के बाद पूरी दुनिया पेपिलोन की स्टोरी जान पाती है और फिर 1970 में फ्रांस की गवर्नमेंट ने पेपिलोन को भी गुनाह करार दे दिया था और उसे वापस अपने मुल्क फ्रांस में आने की परमिशन दे दी थी, और इसी को दिखाते हुए ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक व चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं। उम्मीद है आप मुझे ये माइलस्टोन जरूर ही पहुंचाएंगे। थैंक यू।